अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 26 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, रोज मैं आपको कहता हूं कि जितने भी करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलीवेंट है। देखिए, संडे को मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम हुआ था। वहां पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के, वो हमारे ही करंट अफेयर से आते हुए दिखाई दिए हैं। सेशन के लास्ट में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में हमारे करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो एंड में हम उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 26 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लेते हैं, एक एक फैक्ट को जान लेते हैं। सेशन में आप एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आज मैं एंड में दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आज के सबसे पहले करंट अफेयर पर। देखिए, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो पहले तो आप यह समझिए कि राज्यसभा में सदन के नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बल्कि राज्यसभा में अधिनियम के माध्यम से इस पद को बनाया गया है, सदन के नेता के पद को। जो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर होते हैं राज्यसभा में, उन्हें सदन का नेता बनाया जाता है पीएम के द्वारा। तो हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं जेपी नड्डा। आप सभी को पता होगा, जेपी नड्डा वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर हैं, और इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्री के भी पद पर हैं। तो जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है पीएम के द्वारा। राज्यसभा में जितने भी सरकारी कामकाज है उन्हें संभालने की, उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सदन के नेता के ऊपर होती है राज्यसभा में। ओके, तो जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया राज्यसभा में सदन का नेता। 8वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जेपी नड्डा भारत में हेल्थ, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वैसे राज्यसभा में सदन का नेता भी बनाया गया। इनके पहले राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल थे, अब इनके बाद बने हैं जेपी नड्डा। यहां पर आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। तो सदन के नेता भी पता चल गए जेपी नड्डा, और विपक्ष के नेता भी पता चल गए। ये कौन हो गए? मल्लिकार्जुन खड़गे। ओके, तो जैसा कि आपको अभी मैंने लीडर ऑफ राज्यसभा के बारे में बताया कि भाई जो भी मोस्ट सीनियर मिनिस्टर होता है, पीएम उनको नियुक्त कर सकते हैं सदन के नेता के रूप में। सरकारी बैठक और कामकाज के आयोजन की जिम्मेदारी सदन के नेता के ऊपर होती है। कौन बने हैं राज्यसभा में सदन के नेता? जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। देखिए, आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स, जहां पर काफी सारी वैकेंसीज इस बार भर भर के हमको एसएससी सीजीएल की देखने को मिल रही है। तो उसी के लिए आपके लिए आज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 50+ मॉक टेस्ट आपको बायलिंगुअल मिलेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के इस मॉक टेस्ट में। देखिए, अगर आप इस मॉक टेस्ट को लगाते हैं तो आपको बिल्कुल जो एग्जाम देने जाते हैं आप एसएससी सीजीएल की, तो जो एक्सपीरियंस मिलता है वही एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस इस टेस्ट को देते हुए देखने को मिलने वाला है। तो बिना देर किए आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफी नॉमिनल चार्जेस हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इस मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि भैया आपकी तैयारी कितनी ज्यादा पावरफुल है। ओके, तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 50+ मॉक टेस्ट है आपके लिए बायलिंगुअल आज के इस ऑफर ऑफ द डे में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल अपने नाम किए? तो एशियाई देशों के मध्य में आयोजित की जाने वाली अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 11 मेडल अपने नाम किए हैं। आंसर डी हो जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया आयोजन कहां हुआ है? तो आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है जॉर्डन में। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, भारत ने टोटल 11 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 4 हम लेकर आए गोल्ड, 2 लेकर आए सिल्वर और 5 लेकर आए हैं ब्रॉन्ज। गोल्ड कितने? 4, सिल्वर कितने? 2 और ब्रॉन्ज कितने? 5। टोटल 11 मेडल लेकर आए हैं अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के जो रेसलर है वो सभी।
वैसे देखिए अंडर 17 के खिलाड़ी नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको जो गोल्ड मेडल विनर हैं उनके बारे में बता देता हूं। सारे गोल्ड मेडल महिलाएं लेकर आई है, ठीक है। भारत की ओर से चारों स्वर्ण पदक महिलाओं ने जीते हैं, दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी। अलग अलग कैटेगरी है, पर मैंने आपको अभी बताया कि अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के आपको जो रेसलर है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो आप तो पदक याद करो कि हम कितने मेडल लाए हैं अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। तो हम लेकर आए हैं टोटल 11 मेडल, इसमें से 4 हमारे पास आए गोल्ड मेडल। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है इस साल इंडिया में। इंटरेस्टिंग, इंडिया में किया जा रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। 64th एडिशन है, ध्यान रखना। कब से कब तक आयोजित होगा? तो देखिए 25 तारीख को यह शुरू हो चुका है, 25 से लेकर 28 जून 2024 तक नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है यहां पर इसकी बैठक का आयोजन किया जाएगा। ओके, बैठक में 30 से अधिक 30+ कंट्रीज के जो डेलीगेशन ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करने वाला है। और इस बैठक में जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आया होगा, शुगर और बायोफ्यूल सेक्टर को लेकर क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वर्ल्ड में, इनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, इन सभी छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा की जाने वाली है। तो 30 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेशन ग्रुप यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो कि आयोजित करवाता है हर साल बैठक को। तो देखिए यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चीनी क्षेत्र में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। इस संस्था की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन में देखने को मिलता है। किसका? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में और स्थापना हुई है 1968 में। इसकी बैठक आयोजित हो रही है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई के मामले में कौन से स्थान पर है? एफडीआई जानते होंगे क्या है ये? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है समझो। भारत एक देश है, विश्व के दूसरे देश कोई भी पर्टिकुलर ले लो जैसे सिंगापुर, इसने भारत में इन्वेस्ट किया किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंटरप्राइजेस में। तो ये जो सिंगापुर से भारत में पैसा आया वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहां पर अंकटाड जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है 2023 के लिए और इसने बताया है कि एफडीआई के मामले में भारत विश्व में 15वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर। ठीक है, तो अंकटाड की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश में आया? तो सबसे ज्यादा एफडीआई आया है अमेरिका में। अमेरिका में 311 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है अमेरिका को सबसे ज्यादा। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया के बारे में भी कुछ चीजों को इन्होंने की पॉइंट का हाईलाइट किया है। उनकी बात करें तो इन्होंने बताया कि भैया 2022 की तुलना में 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की कमी आई है। कितने परसेंट की? 43% की। देखो 2022 में 49 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत को मिला था, लेकिन 2023 में यह घटकर हो गया है 28 बिलियन डॉलर। पहले 49 बिलियन डॉलर था 2022 में, 2023 में 28 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब एफडीआई में ऑलमोस्ट 43% की गिरावट आई है 2022 से 2023 में। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2023 में भारत एफडीआई प्राप्त करने के मामले में 15वें स्थान पर रहा है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। अब अंकटाड क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो देखिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जितने भी विकासशील देश है, उनमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और
डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था है अंकटाड। यूनाइटेड नेशन का एक बोल सकते हैं अनुषंगी संस्था है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्थापना 1964 में अंकटाड। इसकी एफडीआई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत एफडीआई के मामले में वर्ल्ड में 15वें स्थान पर है एफडीआई प्राप्त करने के मामले में। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? देखिए पहले योजना समझिए कि भूमिगत कोयला गैसीकरण क्या है। तो जहां से कोयले का उत्खनन किया जाता है खदानों से, ठीक है ना, तो जो माइंस होती है, खदानें होती है, जहां से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, वहां पर अंदर ही कोयले को जलाकर जितने भी एक्सपेंसिव गैसेस हैं, जितने भी मूल्यवान गैसेस हैं, उनको वहीं से प्राप्त कर लिया जाता है और उसके बाद ऊपर लाया जाता है। तो इसे कहा जाता है भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है ना। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है भारत के झारखंड राज्य में, झारखंड की खदानों में। आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। यहां पर अगर आप एक इमेज देखेंगे तो देखिए ये खदान है, नीचे आपको देखने को मिलेगा कोल, यहीं पर नीचे ही उसको बर्न किया जाएगा कोल को, और उसमें से जितनी भी गैसेस मिलना है उन गैसेस को ऊपर पाइप के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो कोयला मंत्रालय ने, भारत की जो कोल मिनिस्ट्री है, उसने झारखंड में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट है, अभी केवल भैया कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए ढंग से, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ऑन साइट, मतलब साइट पर ही कोयले को जलाकर उससे जितनी भी वैल्यूएबल गैसेस है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी वहीं पर प्राप्त कर ली जाए, वहीं पर गैस में बदल के उनको फिर ऊपर लाया जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया? ऐसी तकनीक जिसमें कोयले को खदान में ही जलाकर गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है, भूमिगत कोयला गैसीकरण। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोल मिनिस्ट्री ने भारत में किस राज्य में से लागू किया है? तो भारत के झारखंड में। ओके, अब कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज थी, समझा दी मैंने आपको। आगे आइए, भारत और किस देश के मध्य में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को मंजूरी प्रदान की गई? तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसको मंजूरी दी गई है भारत और रशिया के मध्य में। आंसर रशिया हो जाएगा। है क्या? तो देखिए, युद्ध के समय या शांति काल में, जब या तो युद्ध नहीं चल रहा है, कोई दूसरा ऑपरेशन चल रहा है, और या फिर वॉर के समय, हमारे जितने भी पोर्ट है, जितने भी एयर बेस है, उनका यूज रशिया की मिलिट्री करेगी, और सेम कंडीशन में रशिया के जितने भी वर्ल्ड में पोर्ट और बेस होंगे उनका यूज इंडियन आर्मी करेगी। तो यही है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। भारत और रशिया के मध्य में यह साइन हुआ है, दोनों ने इस पर मंजूरी प्रदान की है। देखो, भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डे, बेस जितने भी है, मिलिट्री बेस और जितने भी पोर्ट है, उन पर लॉजिस्टिक्स एवं सहायता सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। मान लो हिंद महासागर में रशिया का किसी से युद्ध हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में रशिया का युद्धपोतों का युद्ध हो रहा है, फाइटर जेट का युद्ध हो रहा है, भैया उनका ईंधन खत्म हो रहा है, तो वो रशिया लेने जाएंगे क्या? नहीं, वो भारत आएंगे, भारत के पोर्ट सैन्य अड्डों पे आएंगे, यहां से रिफिल करेंगे, दूसरे जो भी उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, जो भी मदद चाहिए, भारतीय सेना प्रोवाइड करेगी। और सेम अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो रशियन बेस फिर ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो यही है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, भारत और रशिया ने हाल ही में से साइन किया है। वैसे भारत का यही समझौता काफी सारे देशों के साथ है, जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। पहले भी हम इनसे यह समझौता करके बैठे और अब समझौता हुआ है रशिया के साथ। अच्छा है, इंडियन मिलिट्री के पावर के हिसाब से पावर में बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे, तो ये काफी एक अच्छे इनिशिएटिव माने जा सकते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आंसर ए। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया है। पता ये करती क्या है? जीएसटी के संबंध में, है ना, सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श करती है, जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगाया जाना चाहिए,
कम किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, ये सब मुद्दों पर, जीएसटी के मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल विचार विमर्श करती है। तो हाल ही में 53 बैठक आयोजित की गई है। वैसे सबसे पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था सितंबर 2016 में, और अब 53 बैठक का आयोजन किया गया है। जीएसटी के बारे में आप सभी को पता होगा। हाँ, ये बैठक नई दिल्ली में हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी में ही होती है नॉर्मली। जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जीएसटी, ओके, एक प्रकार का टैक्स सिस्टम है, आप जानते होंगे, बहुत लोग तो परेशान भी होंगे, पर ठीक है, देश के विकास के लिए एक सिंगल टैक्स के रूप में अच्छी चीज है, अच्छा इनिशिएट था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहां पर संविधान संशोधन कौन सा हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन है जो 2016 में किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसके तहत जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी काउंसिल को संवैधानिक दर्जा दिया है, 1 जुलाई 2017 को इसे देश में लागू किया गया। अब जीएसटी काउंसिल की बात करें कि यह भारतीय संविधान में कहां है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A के सब क्लॉज 1 में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अब इसकी बैठक हुई है कहां पर, तो इसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में। 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में, नॉर्मली 2 सदस्य केंद्र से आते हैं और 31 सदस्य होते हैं जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। अध्यक्षता हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं जीएसटी काउंसिल की। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? आईबी के वर्तमान प्रमुख हमें देखने को मिलते हैं तपन कुमार डेका। आपको पता है आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की खुफिया एजेंसी है आईबी, सही है। तो तपन कुमार डेका आईबी के वर्तमान में, जैसे रॉ है वैसे आईबी काम करती है इसके वर्तमान में प्रमुख तपन कुमार डेका है। अभी सुर्खियों में इसलिए हैं तपन कुमार डेका क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अब इनके कार्यकाल को सेंट्रल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी नियुक्ति समिति ने 1 साल के लिए ऑफिशियली बढ़ा दिया है। तो 1 साल के लिए आगे भी तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के अब प्रमुख या अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। इनकी नियुक्ति लास्ट ईयर 2023 में हुई थी। 1988 बैच के एक आईपीएस अधिकारी है हिमाचल प्रदेश कैडर के, 1988 बैच के तपन कुमार डेका आईबी के प्रमुख के पद पर है, ठीक है ना। और इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव के रूप में भरत लाल की भी नियुक्ति को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। आईबी याद रखो, काम हो जाएगा। आईबी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। 1 साल कार्यकाल बढ़ाए। आईबी भारत की खुफिया एजेंसी है, अंग्रेजों के शासनकाल में 1887 में स्थापित हुई थी, लेकिन आगे चलकर 1920 में पहली बार इसे आईबी का नाम मिला था। और फिर 1947 में भारत की जब आजादी हुई तो भारत की होम मिनिस्ट्री ने पहली बार इसको रिफॉर्म किया था। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1887 में अंग्रेजों के शासनकाल में हो चुकी थी। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि मतलब ट्रॉपिकल वेटलैंड पेंटानल में लगी आग के कारण किस देश ने अपने यहां पर इमरजेंसी को अप्लाई किया? तो पेंटानल की बात करें ना तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है, सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि, अमेजन के जंगल वाला क्षेत्र। यह देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यहां पर हाल ही में पेंटानल में आग लग गई है। इस क्षेत्र में आग लगने के कारण अपने यहां पर इमरजेंसी को अप्लाई किया है, लगाई है ब्राजील ने। आंसर ए, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। कहां देश कौन कौन से? तो देखिए ब्राजील के अलावा बोलिविया और पैराग्वे, 3 दक्षिण अमेरिकी देशों में यह फैला हुआ क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है पेंटानल। आपको यह चीज पता होना चाहिए कि सन 2000 ईस्वी में यूनेस्को ने वर्ष 2000 में पेंटानल के एक छोटे से एरिया को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है भाई, तो इसके एक एरिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया था वर्ष 2000 में। मैप पे देखेंगे ना आप तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह है ब्राजील। अधिकतर ये आपको जो ब्लू एरिया दिख रहा है यह है हमारा पेंटानल, ठीक है ना। तो अधिकतर हिस्सा ब्राजील में, लेकिन बोलिविया और पराग्वे में भी छोटा छोटा एरिया इसका देखने को मिलता है, ठीक है।
तो बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे में फैला हुआ है। 43 विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? देखिए टोटल मेडल नहीं पूछे हैं, यहां पर पूछा है टोटल गोल्ड मेडल कितने। तो 43 वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स में भारत ने टोटल 19 गोल्ड अपने नाम किए। वर्ल्ड के जितने भी चिकित्सक हैं, जितने भी हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आयोजित किया जाने वाले गेम्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स कहा जाता है। इस साल 43 एडिशन है। भारत ने टोटल 19 मेडल अपने नाम किए, आयोजन 19 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। आयोजन कहां किया गया? आयोजन फ्रांस के सेंट ट्रोपेज शहर में किया गया, ठीक है ना। वैसे इन गेम्स को मेड गेम्स के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। दुनिया भर में जितने भी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले या इस बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। पहली बार इसका आयोजन फ्रांस के कांस में किया गया था 1978 में, और इस साल ये 43 विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल है, आयोजन हुआ है फ्रांस में इस बार भी। भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 32, इसमें से 19 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत के एक लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, इन्होंने 35 ईयर से अधिक पुरुष वर्ग में 5 गोल्ड अपने नाम किए। अब आप बोलेंगे सर ये तो लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो भाई ये सेना के क्षेत्र में, सेना में चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, तो इन्होंने 5 मेडल जीते। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो टोटल याद रखो 32 मेडल हमने जीते, जिसमें से 19 गोल्ड थे। तो हमारा आंसर हमको मिल गया 43 विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो टोटल मेडल जीते 32, जिसमें से गोल्ड है 19। डन। तो यहां पर 26 जून के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम आएंगे लास्ट डे के रिवीजन पर, फटाफट रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देखने के बाद मैं आपको एमपीपीएससी पेपर का एनालिसिस बताऊंगा कि करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं कि देखिए अब करंट अफेयर अगर डेली फॉलो करते हैं तो इंडिया की किसी भी एग्जाम में, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट की, आप डेफिनेटली करंट अफेयर फाइट कर लोगे। आओ सबसे पहले रिविजन की बात करते हैं। देखो 24 जून को 8वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। नए निर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलवाई? तो यह प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब। सही है। आगे क्या है? विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को ऑफिशियली विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया? तो यह कौन है? श्रीनगर। कल हमने बात की थी। इसके बाद एनटीए, ठीक है ना, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया? तो के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह हो गए मनोज जैन। निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अय्यन्ना पात्रुडू। इसके बाद निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो यह हो गया कोझिकोड, केरल का। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है? तो भारत ने शुरू की है इसे बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारतीय यात्रा पर थी, है ना। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला पहला एयरपोर्ट इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिम एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कॉकेशियस या कॉकेशस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। फिलिस्तीन को मान्यता दी है इसने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अतिरिक्त महानिदेशक को नियुक्त किया गया? तो यह है, किसे नियुक्त किया गया? तो यह है प्रदीप कुमार खरोला। सही है। सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे। अब पहले क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे दूंगा। तो नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों को के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्ले ट्रू कैंपेन की शुरुआत की थी। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब मुंबई एफसी की टीम ने अपने नाम किया था। और थॉमस कप की बात करें तो यह बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। तीनों क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आया है जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे। एक का कमेंट लिया है मैंने, अभिमन्यु, ठीक है ना। मिड वीडियो में मैंने आपसे यह भी पूछा था कि भैया पहली बार लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था? तो 1951-52 में पहली बार लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है।
चलिए ये हो गया। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लो, जिनका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये भी एड ऑन कर लो साथ का ही। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया ये भी बता देना। अब आते हैं हम एमपीपीएससी के पेपर पर। तो देखिए 29 फरवरी 2024 को मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था। देखो निम्नलिखित में से भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में 2024 में किसे नियुक्त किया गया? तो देखो भारत का दूसरा लोकपाल बने हैं अजय माणिकराव खानविलकर। देखिए आंसर है, बिल्कुल है। इसके अलावा विश्व की पहली वैदिक घड़ी, देखो मैंने पढ़ाया है क्या, फेब 2024 में 29 तारीख को। देखो शहर, भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई? उज्जैन। ये आंसर है हमारा, सही है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो देखो हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, तो मिल गई सुधा मूर्ति। ये हो गया आंसर। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो इंडिया की किसी भी एग्जाम में, पीएससी हो, यूपीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, सब में डेली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आने वाले। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं रोज फॉलो करो। ये देखो मध्य प्रदेश, ये एमपी जीके का क्वेश्चन है पर मैंने आपको यहां पे भी पढ़ा है। देखो अर्जुन पुरस्कार 2023 में एमपी की किस पैरा केनो खिलाड़ी को दिया गया? तो देखिए इसमें है ये प्राची यादव, पैरा केनोइंग। अगर यहां भी पढ़ा होता ना तो आप लगा देते प्राची यादव, इसका हो जाता आंसर। अब उसको मत देखना पेपर को, हाँ जो आंसर है वो देखना, ठीक है। वो किसी के पेपर का हमको स्क्रीनशॉट आया, उसने गलत लगाया होगा, पर यहां पर हमारा प्राची यादव, ठीक है। इसके बाद 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? FIDE कैंडिडेट्स, देखो यहां पर कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, तो ये डी गुकेश है। आंसर है हमारा यहां पर डी गुकेश, 17 साल की उम्र। ओके, तो सारे क्वेश्चन हमारे डेली करंट अफेयर से ही आ रहे हैं हर एग्जाम में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं पूरा फॉलो करो, पूरा वीडियो देखा करो और बने रहा करो रोज डेली करंट अफेयर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी किसी भी एग्जाम में अगर आपने डेली करंट अफेयर को ध्यान से फॉलो कर लिया। ओके, तो आज का सेशन भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज के सेशन में हमने डिस्कस किए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऑफर ऑफ द डे, ठीक है ना, एसएससी सीजीएल 2024 में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।